इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3D का है ये, ठीक है। चलो देखते हैं, क्या रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर। एक मतलब परपेंडिकुलर भी देखा जाए तो एक लाइन ही तो है यार, ठीक है, वो एक लाइन है। ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट, ये एक पॉइंट है, मान लो सपोज इस पॉइंट का नाम मैं ए दे देता हूँ, कि ए पॉइंट है घेरा जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 4 और -1। तुम लोग बोलो नहीं प्लीज, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है हल्का, बिल्कुल मत विस्परिंग बिल्कुल मत करो। ए पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किस पर, ये एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। सपोज ये लाइन की इक्वेशन ये रही, मान लो ये रही, ये एल एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन ये। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, जो x + 5 है इसको लिखिए x - -5/1, y -3/4 और z -6 तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये तो यार पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x - x, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस आता है तो हमने माइनस में कन्वर्ट कर लिया। अब ये एक लाइन है, ये रही परपेंडिकुलर, हमने इस पर ड्रॉ कर दिया, मान लो ये बी पॉइंट है। तो बस कायदे में देखा जाए इस ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, यस और नो। अच्छा इन्होंने ये तो नहीं बोला वेक्टर बताओ या कार्टेशियन बताओ, तो हम कुछ भी बता सकते हैं, इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब एक बात सुनो, कोई किसी भी लाइन की इक्वेशन जब वो किसी पॉइंट से होती हुई जाती तो उसका ये होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और ए वेक्टर जो होता था वो उसके पोजीशन वेक्टर होते थे जो गिवन पॉइंट होता था। तो ये पॉइंट तो हमारे पास गिवन है, तो आर वेक्टर बराबर हो गया 2i प्लस 4j माइनस का k प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो बस अब हमारा टारगेट है कैसे भी करके बी वेक्टर हमको फाइंड करना है, कैसे भी करके बी वेक्टर पता लग जाए तो ये क्वेश्चन होगा। वैसे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बी वेक्टर के लिए सारा झमेला हमको करना पड़ेगा। तो अब देखिए कैसे करा, एक बात सुनो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। अगर हम कैसे भी करके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें, बी पॉइंट के, तो उससे क्या होगा, ए के पता है बी के पता लग जाएंगे। तो ए बी लाइन की इक्वेशन तो बनानी आती, वेक्टर फॉर्म में हम लोगों को पढ़ी हम लोगों ने, फिर उसके डायरेक्ट से रेशियो निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर, देखो जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यह एक्स। देखो यार ये जो क्वेश्चन जितने भी हो रही है बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। मैं बेसिक तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मैंने कहा मान लो सपोज वो लैम्डा आंसर आएगा, इसीलिए ये कार्टेशियन फॉर्म है। वेक्टर में देखो कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी आती है, मैं इसका सपोज इसका आंसर लैम्डा आएगा, तो क्या ये वैल्यू लैम्डा के इक्वल नहीं है, ये वैल्यू लैम्डा के इक्वल है। तो एक एक करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ले। तो ये तो हो गया x + 5/1 इक्वल टू लैम्डा। तो x बराबर क्या हो गया, लैम्डा -5, x के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। ऐसे डायरेक्ट मैं यहाँ से ये y + 3/4 इक्वल्स टू लैम्डा, तो y बराबर क्या हो गया 4 लैम्डा -3। ऐसे यहाँ से मैं डायरेक्ट z की आपको बताता हूँ, तो -9 लैम्डा प्लस का 6, ये x y z निकल के आ गए। अब एक बात समझना, ये जो इक्वेशन थी ये इस लाइन की थी, तो x y z पक्की बात है इस किसी ना किसी लाइन के कोई ना कोई पॉइंट होंगे। तो मैंने कहा मान लो वो b पॉइंट है, तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए, लैम्डा -5, 4 लैम्डा -3 और -9 लैम्डा प्लस का 6। ये बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, यस और नो। अगर मैं आपसे बोलूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो, तो इससे इसको माइनस करते जाओ, ठीक है ना। a2 - a1 b2 में यही होता था, तो इसमें इसको माइनस करेंगे। तो ये हो गया लैम्डा -5 माइनस का 2, दूसरा हो गया 4 लैम्डा -3 माइनस का 4 और -9 लैम्डा प्लस का 6 प्लस का 1। क्या मैं समझा पा रहा हूँ ये चीज़? क्यों सर आपने माइनस किया भैया? अगर मैं सपोज मैं आप सोचूँ ए बी एक लाइन है, इसकी इक्वेशन बताओ, तो सपोज मैं कहता हूँ ए बी वेक्टर क्या होता था, बी से ए को माइनस करते जाओ, ऐसे ही तो बनता था। तो जो उसके आगे लिखे होते थे वो उसके डायरेक्शन रेशियो होते थे, तो हमें तो डायरेक्शन रेशियो से मतलब है। तो ये कितना आ गया जी, लैम्डा -7 और 4 लैम्डा -7 और -9 लैम्डा प्लस का 7, ये निकल के आ गए ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो। अगर मैं आपसे बोलूं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो एल यही तो है 1 4 -9, 1
-9 और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल। उनके डायरेक्शन रेशियो करस्पॉन्डिंग का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनका आपस में मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर। तो लैम्डा -7 में 1 का मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 लैम्डा -7 में 4 का मल्टीप्लाई किया, और -9 लैम्डा प्लस 7 में -9 का मल्टीप्लाई किया, किसके बराबर रख दिया, 0 के ऊपर। तो ये तो क्या, लैम्डा -7 16 लैम्डा माइनस का 28 -9 का प्लस का 81 लैम्डा और 63 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो देखो भैया लैम्डा 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 तो 98 लैम्डा। अब ये सब माइनस के उधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो ये भी 98 ही हो गया। देखो तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1 निकल के आ गई। यस और नो हमारे पास। लेकिन अभी भी टारगेट क्या कि ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो एक तो पता, बस हमको बी वेक्टर कैसे भी करके पता लग जाए। यस और नो। तो अब देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, तो कुछ नहीं करना है, ये लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ पे इसमें पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह क्या पुट करना है हमको, 1 पुट करना है। तो 1 - 7 और 4 × 1 - 7 और -9 × 1 प्लस का 7। तो आंसर कितना आया, -6 और -3 और -2। तो बस कुछ नहीं, यही हमारे पास आ गया वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियो। तो कुछ नहीं करना है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप और प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या आ जाएगा, -6i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का। अगर आप कहोगे सर ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो आंसर कार्टेशियन फॉर्म मिला, यार बड़ा सिंपल है। तो क्या हो जाएगा इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है, x माइनस x1 कितना है जी, 2 अपॉन कितना है जी, कहाँ गया, -6 बराबर y माइनस y1 अपॉन कितना है, माइनस का 2 और 3 था, 3 क्यों आएगा, अच्छा माइनस का 3 ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस का। तो ये आ गया हमारी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। कंसेप्ट समझा। देखो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें। क्यों निकाले डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि परपेंडिकुलर थे तो लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते थे मल्टीप्लाई करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस 20 साल के मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जो कि आप लोग ने अभी तक नहीं करे हैं। ठीक है, देख लो इसको। चलो जी देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्यों है ये आपको बताऊँ। अगर ये क्वेश्चन पहली बार में, ये मैथ्स का एक वैसे मैथ्स में बहुत कम एक्सेप्शनल केस हैं, बट उनमें से कोई ये क्वेश्चन है। अगर ये टीचर भी करे या मैं भी करूँ, कोई भी करे बच्चा, तो पहली बार में ये 99.99% हर किसी का गलत होगा पहली बार में। अगर ये क्वेश्चन किसी टीचर या किसी बच्चे के लिए नया क्वेश्चन एकदम, उसे हर कोई एक मिस्टेक करे। क्या मिस्टेक करेगा पहले वो देखो ज़रा। और 99 पर आप भी अगर करते ना तो यही मिस्टेक करते। चलो जी, सबसे पहले जब कभी मॉडुलस वाले क्वेश्चन आते तो भैया हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते नॉर्मल। इसको रखो 0 के इक्वल, ठीक है सर। तो हमने क्या किया, इसको रखा 0 के इक्वल, x sin πx इज इक्वल टू 0। x गया 0 में तो sin πx इज इक्वल टू 0, और 0 को लिख सकते हैं sin 0। तो पाई x बराबर 0 और x की वैल्यू क्या निकल के आई, 0। और वो 0 देखो -1 से 3/2 के बीच में है। सही बात है, ब्रेक डाउन करेंगे इसको। तो कैसे करते थे ब्रेक डाउन, -1 ये और भाई साहब 3/2 ये, 0 यहाँ कहीं होगा। अब मॉडुलस में ऐसा करते क्यों है, क्योंकि हमको ये पता करना है कि इसके बीच में अगर आंसर मान लो नेगेटिव आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करो यहाँ पे क्या आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। तो देखो 0 से -1 के बीच में -1/2 है, चलो पुट करते हैं यहाँ पे। x की जगह -1/2, साइन पाई की जगह पाई और x की जगह -1/2, तो माइनस का π/2। ठीक है। अच्छा साइन के अंदर जो माइनस साइन होता है वो कहाँ पर आता है, बाहर आता है। तो ये माइनस इसके साथ क्या हो गया, प्लस, और साइन π/2 की वैल्यू मतलब आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है। अब 0 से 3/2 पे जाओ, तो हम सपोज 1/2 लेते हैं। बेटा बोलो, नहीं बोला था ना यार, प्लीज़ यार, पता है फिर डिस्टर्ब होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 0 से 3/2 के बीच में वैल्यू पुट करो यहाँ पे भैया 1/2। तो हमने क्या किया, x की जगह 1/2 और साइन π/2। आंसर क्या निकल के आया, पॉजिटिव।
ठीक है। अब बस यहीं से खेला शुरू हुआ। ये क्यों अलग क्वेश्चन है? अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे उसमें क्या था कि अगर 0 से 3/2 के बीच में आंसर पॉजिटिव आया है, हमने तो केवल एक वैल्यू पे ही चेक किया था ना। अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे तो एक बार प्लस आया तो इसका हर वैल्यू पे आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। 0 से लेके -1 के बीच में प्लस आया, हमने वैल्यू पुट की थी -1/2, एक पे ही तो चेक किया था। इसका मतलब सारी वैल्यू पे आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। अभी तक ऐसा होता था, बट ये इतना अलग क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं है। देखो कैसे। अब एक होशियार बच्चा है, उसने कहा कि सर आप ऐसा करो, x की जगह आप 11/10 रखो। वो देखो इसके बीच में आ रहा है क्योंकि आंसर 1.1 हुआ, यस और इसके बीच में आ रहा है। तो मैंने कहा चलो यार तुम कह रहे हो रख के देखते हैं, तो रखो भैया x की जगह 1.1 और साइन पाई इंटू 1.1, यस और नो, रख के हम लोग रख सकते हैं ऐसा। चलिए 1.1 पाई बोले तो 180, और 180 में अगर 1.1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पक्की बात है 180 से ज़्यादा आएगा। 180 से ज़्यादा आएगा इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन किसका होता है? साइन किसका होता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब 11/10 पे तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, और हमने लगाया क्या था? यहाँ पे प्लस आया था। इसलिए पहली बार में अगर कोई भी इस क्वेश्चन को करेगा तो ये गलती हर किसी से होगी। फिर जब वो आंसर चेक करेगा तब वो लॉजिक लगाएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसलिए अब हम करें क्या सर? फिर हमको कैसे पता लगेगा कि कहाँ तक प्लस आएगा और कहाँ से नेगेटिव स्टार्ट होगा? तो ऐसे में आपको मैं बहुत ही देसी तरीके से बताऊँगा। ये चीज़ देखो जरा, ये क्या है? साइन है ना। साइन का ग्राफ अगर हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से आता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 और -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू देता है ये π/2 पर देता है भैया, यस और नो। और ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे हमारे यहाँ। अब देखना, जैसे ही आप 1 पर आए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पर आए, उसके बाद इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। देखो जरा, 1 के इधर गए तो डाउन हो रहा है, और इधर से तो हम ऊपर की तरफ आ रहे थे। मतलब 1 जो हमारा है वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे? 1 पे भी चेक करेंगे। तो 1 से पहले आप कोई सी भी वैल्यू रखोगे आंसर प्लस आएगा, और 1 के इधर जाओगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। और देख भी लो, 1 के इधर जाने के बाद डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने पर आंसर क्या आएगा जी? माइनस का आएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं रहा, बट ये बच्चे गलती करके आते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक बार प्लस आने पर 0 से 3/2 तक प्लस आने पर हर बार प्लस आता था, बट ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर ये सारे डाउट, मतलब जो भी पढ़ा था सब खत्म हो गया। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। 1 तक, 0 से लेके 1 के बीच में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। 1 से थोड़ा सा भी ज़्यादा गए तो ये नेगेटिव दे रहा। सही बात है यार, 1 से ज़्यादा जाओगे तो डाउनवर्ड्स आ रहा ना ये। और देखो -1 से +1 तक क्या पॉजिटिव है? आप देखो -1 से प्लस, देखो ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है, यस और नो। तो इसका मतलब ये प्लस है और उसके बाद नेगेटिव है। क्या मैं समझा पाया भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो अब इसका ब्रेकडाउन देखो हम कैसे करेंगे। हमने क्या देखा? -1 से +1 तक ग्राफ क्या है? पॉजिटिव है। तो मतलब इसका मॉडुलस हटा देंगे प्लस, और 1 से लेके 3/2 तक क्या था? माइनस है, और माइनस को प्लस कैसे करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो ये होगा x साइन, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलो भैया पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको पूरा सॉल्व करें, बट अब कैलकुलेशन रह गई है, लॉजिक खत्म हो गया, इसका लॉजिक खत्म हो गया। तो मैं इसको I1 लेट करता हूँ और इसको I2 लेट करता हूँ। पहले मैं I1 का आपको करके दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो भैया x साइन πx का हमें करना है। इसमें हम लोग क्या I लेट नहीं लगा सकते? I लेट लगा सकते हैं इसमें। तो I लेट, तो एक का मतलब एलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री बाद में आ रही है। तो भैया क्या करते थे इसमें? किसको छोड़ना है? x को छोड़ा, जो फर्स्ट होता है उसको छोड़ा। इंटीग्रेशन साइन πx dx माइनस d/dx x और साइन πx dx और ये dx। लिमिट बाद में रखेंगे, पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो x साइन का क्या होता है? माइनस cos πx, और पाई से क्या होगा? डिवाइड। अब ये भी समझाना, क्योंकि πx को लेट किया था तो पाई आता, वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। माइनस x का तो डिफरेंशिएशन बंद हो गया, साइन का क्या होगा जी? माइनस का cos πx अपॉन पाई dx, और ये माइनस माइनस प्लस। तो माइनस का x
कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस कॉस का क्या होगा जी, साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट क्या है, -1 से 1, -1 से 1 लगा भी दो, चलो कोई बात नहीं। चलिए जी, अपर लिमिट तो जहाँ जहाँ x है उसकी हर जगह 1 पुट करो, तो ये तो माइनस कॉस पाई हो गया अपॉन पाई प्लस का x की जगह 1 केवल। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना, कर मत देना, ये पाई एंगल के साथ है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह -1, तो देखना तो +1 हो गया ये तो, और कॉस पाई माइनस का x अपॉन पाई प्लस साइन पाई माइनस का अपॉन पाई स्क्वायर। चलिए जी, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है तो ये +1 होगी 1 अपॉन पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये तो 0 ही हो गया माइनस। अब देखो कॉस के साथ अगर एंगल माइनस होता है तो भैया क्या बन जाता है, x की जगह माइनस बनता है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस ही बन जाएगा ना वैसे। तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है जी, -1 अपॉन पाई, साइन पाई तो 0 प्लस का 0, तो ये होगा 1 अपॉन पाई और ये प्लस का 1 अपॉन पाई, तो इसका आंसर कितना है जी, 2 अपॉन पाई, ठीक है। अब यार देखो सुनो, इंटीग्रेशन तो इसका भी यही होगा, केवल आपको लिमिट है 1 से लेके 3/2 रखनी है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, लॉजिक इसका खत्म होगा। मैंने एक का करके दिखा दिया, दूसरे का खुद से करो और बीच में साइन किसका लगा देना, माइनस का। और अगर तुम ये सोच रहे सर हम इसका नहीं कर सकते तो फिर ये क्वेश्चन ही तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन लॉजिक ये बहुत बड़ा लॉजिक है और ये NCERT का एग्जाम्पल 43 है। जो हम लोग सोचे बैठे थे ना NCERT सिंपल है, NCERT के मिसलेनियस बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना मतलब। चलो देखिए, वैसे ये इस क्वेश्चन में एक चीज़ तो है इंपॉर्टेंट, तो है ही, मिसलेनियस का भी है, और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, इसके कंसेप्ट है जिसको हम लोग समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है सीरियस। अगर वो चीज़ समझ आ गई तो अच्छी बात है। देखते हैं क्या है, कह रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है जो इस गिवन पॉइंट से होती हुई जा रही है, उसकी वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी, एंड परपेंडिकुलर टू द दीज टू लाइन्स। एक लाइन की इक्वेशन ये है और एक लाइन की इक्वेशन ये भैया, इन दोनों लाइन पर ये क्या है, परपेंडिकुलर। इसमें 99% बच्चे गलती करते क्या, वो ये सोचते हैं कि जो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी वो इन दोनों लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन मान लो L2 है, तो सर हम ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं L1, इसको ले लेते हैं L2, और ये लाइन अगर इस पर परपेंडिकुलर है तो इस पर भी परपेंडिकुलर होगी। लेकिन हमने क्या किया, इन दोनों लाइन को आपस में क्या लिया, पैरेलल। ऐसा गिवन नहीं है। अब जानना चाहते हैं इनके जो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं क्या ये प्रोपोर्शन है आपस में, नहीं है, मतलब ना तो ये इक्वल है और ना इनका डिवाइड करने से आंसर बराबर आ रहा है। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। और अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल नहीं होती तो पक्की बात है या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर स्क्यू लाइन्स होंगी, यही तो हो सकता है। तो ये कंडीशन तो दिमाग में मत लेके आना, पहली चीज़, ये समझो इस चीज़ को। तो चलिए ये कंडीशन तो हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अब हमने क्या किया कि ये दोनों लाइंस आपस में या तो स्क्यू होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग होंगी, और उसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं करना। हम एक काम करते हैं, सपोज हमने कहा ये रही भैया L1 लाइन और ये रही लो L2 लाइन, इस तरीके से ले सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने इंटरसेक्टिंग कर लिया, अरे भैया स्क्यू कर लो, चलो स्क्यू कर लो, इस तरीके स्क्यू हो गया। स्क्यू में क्या होता है, ना तो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और ना ही पैरेलल, कुछ भी कर लो ना, तो या तो ये कंडीशन पॉसिबल है या फिर ये है। तो चलिए अब देखना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये दो लाइन मैंने इस तरीके से ली L1 L2। अब एक हमको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी जो इन दोनों के क्या है, तो क्या हम इस लाइन को ऐसे अगर लेके आ जाएं, ये वाली लाइन बना दें, तो क्या ये दोनों पर परपेंडिकुलर हो जाएगी, यस और नो। तो क्या ये क्वेश्चन 3D का नहीं हो गया, मतलब भैया ये इसको x ले लो, इसको y ले लो, और इस पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर। मतलब इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी, तो इस लाइन को हम कैसे बनाए, तो मैंने क्या किया, इस लाइन को इस तरीके से भैया बना दी। मान लो ये रही लाइन L3 जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये गिवन पॉइंट से होती हुई जा रही है 1 2 -4, यस और नो। तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। चलिए, तो कोई भी लाइन की अगर हमको इक्वेशन फाइंड करनी, वो किसी गिवन पॉइंट से होती हुई जाती है, तो r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर। और a वेक्टर क्या होता था, जो गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। तो 1 2 -4 का निकालो i कैप
प्लस का 2 जे कैप और माइनस का 4 के कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर। मतलब हमारा जो पूरा खेला है अब वो बी वेक्टर फाइंड करना, बस आंसर आ गया। अब एक बात सुनो यार, ये जो डायरेक्शन रेशियो है ये इस वाली लाइन का है और एक इस वाली लाइन का है, यस और नो। अगर थोड़ा सा डीप में जाके आपको समझाने की कोशिश करें, ये जो कार्टेशियन फॉर्म लिखी हुई है, ये जो कार्टेशियन फॉर्म लिखी हुई है, सबसे पहले काम करो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये y + 19 है तो इसको लिखेंगे y - -19 और चेक करो सब माइनस में, हाँ जी बिल्कुल माइनस में। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, अगर आपको आता तो r वेक्टर = a वेक्टर होता था जो ये लिखे रहते थे। तो 8i कैप माइनस का 19 जे कैप और प्लस का 10 के कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर ये होता था 3i कैप माइनस का 16 जे कैप प्लस का 7 के कैप। ये जो इक्वेशन इसी लाइन की तो है। तो कैसे होता था, ये जो एक पॉइंट था 8 - 19 और 10 इससे होता हुआ जा रहा है, और बी वेक्टर क्या होता था इसके पैरेलल, यस और नो। ऐसे ही ये वाला जो है डायरेक्शन वो इसके क्या होगा, पैरेलल। तो अगर मैं क्या करूं, इसको b1 वेक्टर लूं, इसको b2 वेक्टर लूं, दोनों का क्रॉस कर दूं, तो क्या होगा, ये b1 है और ये b2 का, दोनों का मैंने क्रॉस किया तो एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों पे क्या होगा। तो जब इन दोनों पर होगा तो इस पे भी तो होगा परपेंडिकुलर। क्या बात समझ आ रही है, समझो ना। अब फिर से समझना मैं क्या चीज़ बोलने जा रहा हूँ, समझना। मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, इस लाइन की, ठीक है। अब मैंने b1 और b2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है और ये भी हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल, यस और नो। तो ये इसका वेक्टर मिल जाएगा ना हमको, वही हमारा क्या हो जाएगा जी, बी वेक्टर हो जाएगा। तो आपसे मैं कहूँ ये हमारे पास है b1 वेक्टर, तो अगर मैं बोलूँ b1 वेक्टर क्या है, 3i कैप माइनस का 16 जे कैप प्लस का 7 के कैप। और अगर मैं आपसे बोलूँ भैया b2 वेक्टर क्या है, तो 3i कैप प्लस का 8 जे कैप माइनस का 5 के कैप। और हम निकालने जा रहे हैं b1 क्रॉस b2। अब एक बच्चा बोलेगा सर क्रॉस क्यों, डॉट क्यों नहीं। भाई साहब क्रॉस करके एक ऐसा वेक्टर मिलता था जो इन दोनों पर क्या होता था, परपेंडिकुलर। तो जो b1 b2 पे परपेंडिकुलर होगा तो इस लाइन पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही तो होगा। बस वही हमको फाइंड करना था। तो दिस इज योर आंसर। अब i j और k 3 - 16 और ये 7 3 8 और माइनस का 5। चलो जी, ये i कैप इसको ऐड किया, 16 × 5 = 80 और 7 × 8 = 56 माइनस का j इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, 5 × 3 = 15 और 7 × 3 = 21 प्लस का k कैप। तो केवल कैलकुलेशन है बस, 8 × 3 = 24 और प्लस 1 है। तो बस तो ये कितना होगा, 24i कैप और माइनस में प्लस का 21 × 15 = 36 जे कैप और 72 के कैप। तो बस ये वो वेक्टर निकल के आ गया जो b1 क्रॉस b2 के क्या है, परपेंडिकुलर, और इसके क्या होगा, पैरेलल। तो b वेक्टर को हटा के यही लिख दो, दिस इज योर आंसर। ये आगे भी है लाइन की इक्वेशन। तो 24i कैप प्लस 36 जे कैप प्लस 72 के कैप। ठीक है, क्लियर है, बता चुके पहले फिर भी नहीं पाए। देखो भैया मनीष सिसोदिया, देखो 0 से π/2 इंटीग्रेशन tan x / 1 + m²। अच्छा एक बात सुनो यार, एलिमेंट x में है तो x को छोड़ के सभी कांस्टेंट, तो यहाँ पे m क्या होगा, कांस्टेंट। ये छोटी बात है लेकिन इसका बहुत बड़ा यूज है इसमें। देखते हैं एक चीज़ और मैं आपको पहले बता दूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, बहुत से बच्चे सोचेंगे सबसे पहले कि सर यहाँ पे 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाओ, लेकिन आप 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा के आपको एंड में क्वेश्चन यही मिलेगा, समझे। अगर आप यहाँ पे लिखोगे इसकी जगह π/2 - x, वो क्या हो जाए कॉट, वो भी क्या हो जाए कॉट, कॉट को 1/10 करेंगे, मिलेगा आपको यही। तो वाली प्रॉपर्टी लगाना बेकार है, टाइम वेस्टिंग है तुम्हारे। अब आप सोचोगे कि सर बोर्ड में आएगा तो हम क्या करेंगे, भैया बोर्ड में आएगा तो आप करोगे 2-3 मिनट खराब हो जाएंगे तुम्हारे, इसलिए हम अभी वो खराब करना नहीं चाह रहे। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से π/2 tan x को लिखेंगे sin x / cos x अपॉन 1 + m², इसको भी लिखेंगे sin x / cos स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिए बस। फिर cos² x को हमने क्या लिया जी,
एलसीएम तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर। एक कॉस से एक कॉस शहीद हो गया और ये कॉस जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है, कर सकते हैं यार, इतना तो 12th क्लास में हो। तो 0 से π/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एम शायद टीवी में। अच्छा, अब कितने बच्चों को आंसर दिख गया? आगे दिख गया ना? साइन स्क्वायर एक्स को लेट करो, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इधर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऊपर वाला कैंसिल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम आ रही कॉस, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 0 से π/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और कॉस को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 0 से π/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन, अब देखो भैया इन दोनों में से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया 1, हमने यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा एम स्क्वायर माइनस 1। इतना तो यार कर सकते हैं, देखो यार इतना तो बनता है। अब इसके बाद क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या हमको लेट कर लेना है, लेट साइन स्क्वायर एक्स टी। तो इसका डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स बराबर, लेकिन अब फंक्शन सारा टी में आएगा तो लिमिट भी चेंज होगी। तो एक बार रखो यहाँ पर x की जगह 0, तो x की जगह 0 क्यों रखा, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0, तो रखो भैया साइन 0 0, तो t की वैल्यू क्या निकल के आई 0। एक बार रखो x की जगह π/2, तो साइन π/2 क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, तो 0 से 1 हो जाएगी लिमिट। ठीक है भैया, तो ये 0 से 1 हो गई, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लेट किया था, टी लेट किया था ना जी, तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी, और डी एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से डी टी अपॉन, सही हो गया, 2 को लिख दो बाहर, 0 से 1 अपॉन, यहाँ पर आने के बाद भी बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखना अब क्या होगा, सॉरी टी होगा, टी है, टी को छोड़ के सभी क्या होंगे, ये एम भी कॉन्स्टेंट 1 भी कॉन्स्टेंट, ये सब के सब क्या होंगे कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे बच्चा आके फंस जाता है कि सर आप कैसे कर, कुछ नहीं करना यार, पूरे 1 प्लस टी एम स्क्वायर माइनस 1 को लेट कर लो, यू लेट कर लो, क्या लेट कर लो जी u। तो देखना अब इसका करेंगे, यहाँ पे देखो जब हमने इसको t लेट किया था तो इसका डिफरेंशिएशन होता है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तभी तो dt अपॉन dx होता है। तो यहाँ पे इसको लेट किया तो ये t के रेस्पेक्ट में होगा, तो 1 का क्या हो गया 0 और t का हो गया 1, तो क्या बचा एम स्क्वायर माइनस 1 dt du। ठीक है, तो बस अब आ जाओ भैया। तो अब यहाँ पे लिमिट वगैरह चेंज मत करना, पूछोगे क्योंकि ये एंड में फंक्शन t में ही आ जाएगा सारा, देख लेना अभी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बट 1/2 देखना भैया 0 से 1 इस पूरे को क्या लेट किया था हमने, u लेट किया था, क्या लेट किया था u, और dt की जगह हमारा क्या हो जाएगा जी du ओवर एम स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अब देखो जरा, तो ये 1/2 एम स्क्वायर माइनस 1 तो आ गया बाहर, 0 से 1 अपॉन यू, और ये डी यू। अब एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि सर लिमिट क्यों नहीं चेंज कर, देखो 1 अपॉन यू, 1 अपॉन टी का होता था लॉग टी, तो 1 अपॉन यू का क्या होगा लॉग यू, और बाद में यू की वैल्यू हम ये रख देंगे। अगर ये नहीं रखोगे तो लिमिट चेंज करो, फिर समझो बात को, जैसे मैंने क्या किया इसको लेट किया था, लिमिट चेंज की थी तो पूरा फंक्शन टी में रहता। अगर मैं ऐसा भी कर सकता था कि लिमिट को चेंज नहीं करता और बाद में टी की जगह उठा के साइन स्क्वायर एक्स रख दो, एक ही बात है ना भैया। तो अब आ जाओ यहाँ पे 1/2 एम स्क्वायर माइनस 1, और इसका क्या हो गया जी लॉग यू, और लिमिट क्या है 0 से 1। अब कुछ नहीं करना, u की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो लिमिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं चेंज करने की। ठीक है, तो ये होगा लॉग, और u क्या था भैया
1 प्लस टी एम स्क्वायर माइनस 1। अब कर देगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतनी जगह में कर देता हूँ। तो चलो एक बार रखो x की जगह 1, तो 1/2 एम स्क्वायर माइनस 1 को तो भैया कौन से बाहर रख दो। एक बार रखो x किसकी जगह 1, t की जगह 1, तो t की जगह 1 रखा, हमको क्या मिला log 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, पूरे में अपर माइनस लोअर लिमिट, t की जगह क्या पुट करना है, तो ये पूरा क्या हुआ बचा क्या log 1, log 1 क्या होता है 0, 0 को लिखो या फिर मत लिखो, कैंसिल हो गया। तो 1/2 एम स्क्वायर माइनस 1 क्या बचा log m स्क्वायर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन। हाँ कहाँ पे, नहीं वो लिमिट चेंज हो चुकी है, अब यहाँ पे लिमिट चेंज नहीं, तो जब लिमिट चेंज हो गई तो अब ये फंक्शन x में रहा ही नहीं, अब ये फंक्शन t में हो गया, और मैंने यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं की, इसीलिए बाद में t में करना पड़ा, क्योंकि लिमिट 0 से 1 t के लिए थी, u के लिए नहीं थी, तो इसका ध्यान रखना आप लोग। अच्छा क्वेश्चन था जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है ये भी क्वेश्चन। देखो इसमें दिया क्या, 0 से π/2 का इंटीग्रेशन और cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर। इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने, पता है क्या, कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 0 से a वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। चलो ठीक है कि इसको π/2 माइनस एक्स लिखोगे, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, फिर भी ना तो वो ऐड होना है कि ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे 4 खेल बिगाड़ रहा है। अगर यहाँ पे ये 4 नहीं होता तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाता, लेकिन यहाँ 4 आ गया, तो ऐसे में करेंगे क्या, ये भी कॉस में, ये भी कॉस में, साइन में, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली हम लोग। तो कैसे करेंगे, 0 से π/2 लिमिट, और ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 4 साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा एक ही टर्म में निकल के आ गया, जो कि क्या है, कॉस है। तो देखिए 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस का 4 कॉस स्क्वायर एक्स। अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, केवल प्लस माइनस है, कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा अब देखो ये 4 हो गया और ये हो गया माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, क्योंकि माइनस का 4 था, प्लस का 1 था माइनस। अब भी प्रॉब्लम आती है सर इसके बाद क्या करें, इसके बाद भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते। तो जब कभी कंफ्यूजन हो ऐसे में तो एक जुगाड़बाजी करते, क्या, जैसा नीचे है भाई वैसा ही ऊपर लिख दो। तो नीचे क्या है 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर, एक बात सुनो, मैंने 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया, कोई दिक्कत। अब क्या क्या मैंने किया, +4 किया है तो वैसे -4 करना पड़ेगा, -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझो इस चीज़ को, 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर किया तो प्लस का 4 था, -4, कोई भी दिक्कत नहीं, 4 से 4 कैंसिल, -3 से -3 कैंसिल। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेपरेट कर दूंगा, तो माइनस का 1/3 0 से π/2, इसका डिवाइड इसके साथ हो जाएगा 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इधर क्या बचा, माइनस का ये 4 आ गया और ये माइनस का 1/3 तो प्लस का 3 हो गया। समझा, समझो इसको मैंने अलग सेपरेट किया, तो -1/3 का तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने इसके साथ भी किया, इसके साथ भी कर दिया, तो माइनस का 4 था, प्लस का हो गया ये, और ये बच्चा हमारे पास 1/4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। तो ये माइनस का 1/3 ये तो कैंसिल हो गया, और क्या बचा 1 का क्या हो जाएगा x, और अपर लिमिट क्या है 0 से π/2 प्लस 4/3। अब इसका मैं आपको करके बताऊंगा। अब जो भी बचा है वो केवल यही बचा हुआ हमारे पास 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर है। अच्छा इधर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह हम क्या रख देंगे π/2। तो क्या मैं ये सब हटा के यहाँ पे इंटू π/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस पे टारगेट करना है कि मुझे इसका इंटीग्रेशन आपको करके दिखाना है। तो देखिए 4/3 0 से π/2 होगा, सॉरी 0 से π/2, 0 से π/2 1/4 माइनस 3 कॉस। कई बार ऐसे क्वेश्चंस करे, देखो समझ नहीं आता किसको लेट करें, कैंसिल क्या होगा, तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया
और यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया और इसके साथ भी डिवाइड कर दिया। तो 4/3 0 से π/2 1/cos क्या हो जाएगा sec²x और ये भी क्या हो जाएगा 4 sec² और माइनस का 3। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा sec² है तो यार इससे हम लिख सकते हैं 1 + tan²x 0 से π/2 तो ये तो हो गया sec²x, इसको हम लिखेंगे 4 1 + tan²x - 3 और ये dx 4/3 सिंपल है केवल। अब तो लॉजिक ख़त्म हो गया। sec²x 4 बन जा 4 + 4 tan²x और ये माइनस का 3 dx। क्लियर है? तो ये होगा 4/3 0 से π/2 sec²x और 4 में 3 क्या 1 और ये क्या 4 tan²x, क्या इसको 2 tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो 2 tan x को लेट कर ऊपर वाला कैंसिल, आ गया आंसर। तो लेट 2 tan x को मैंने क्या लेट किया t और ये होगा tan x का sec² dx बराबर dt। लेकिन अब पूरा फंक्शन किस में आ जाएगा t में, तो लिमिट भी तो चेंज होगी। तो एक बार रखो x की जगह 0, यहाँ पे रखो भैया x की जगह 0 तो t की वैल्यू कितना आएगा 0 क्योंकि tan 0 0। एक बार रखो x की जगह π/2 तो tan π/2 की वैल्यू क्या आती है इन्फिनिटी। तो आ जाओ यहाँ पे 4/3 0 से इन्फिनिटी sec² अपॉन ये 1 प्लस इसको क्या लिया था t² और dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे क्या आएगी dt/2 sec²x। तो sec²x से sec²x सही हो गया, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। ठीक, अब ये 2 बचा ना, ये 2 बाहर आएगा, इससे कैंसिल हो गया। तो इधर कितना था 2/3 0 to ∞ 1/1 + t² dt। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/1 + t² का? हाँ लॉग क्यों लोगे, एक मानोगे? क्या बच्चा वाली बात, हद है यार भैया। ये भी दिक्कत। तो a² + x² का फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला याद नहीं, समस्या थी हम लोगों के साथ। तो ये कितना हो गया 2/3 हो गया 1/a तो 1 है और tan इनवर्स x तो ये tan इनवर्स t 0 to ∞। कौन याद कर रहा है? हेलो, तो बस एक बार रखो ये अपर लिमिट। तो 2/3 tan इनवर्स अपर लिमिट इन्फिनिटी वैल्यू किसकी होती है tan 90। मैं ये तो 0 ही हो गया क्यों 0 जाएगा tan 0 तो ये कट गया। तो 2/3 π/2 तो ये इससे कैंसिल हो कितना निकल के आए π/3। ये इंटीग्रेशन तो इसका निकल के आए, यहाँ पे भी तो चल रहा था, ये दोनों ऐड कर देंगे, बस यहाँ पे ऐड कर दो। तो माइनस का π/6 और प्लस का π/3 तो आंसर आएगा प्लस का π/6। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।